अगर आप किसी बच्चे के पास बहुत आला चीज़ें देखते हैं ना और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो यू आर नॉट इन अ कंपटीशन ऑफ दैट चाइल्ड, यू आर इन अ कंपटीशन ऑफ देयर फादर्स। बिल्कुल। आप उस वक्त की मेहनत कर रहे हैं। हुँ, तो हमेशा अपने आप को समझें कि आई एम नॉट जस्ट मैं सिर्फ एक आम बीइंग नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ। नो, हुँ, यू आर लीविंग ए लेगेसी, यू आर बिल्डिंग ए लेगेसी। हमारे 21-22 साल के बच्चे हैं, हुँ, लेकिन उनके स्टमक के स्वेयर इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। उनके लीवर के इश्यूज़ हैं। हाँ जी। तो लीवर इश्यूज़, आपके स्टमक इश्यूज़, खाना भी क्लीन है, तो फिर क्या हो रहा है? हुँ, दिस इज़ स्ट्रेस, दिस इज़ रिजेक्शन। हाँ। अपने बच्चों को प्रेशर देने के बजाय अगर हम ये देखें ना कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, हुँ, तो उनको आगे की लाइफ में ज़रूर हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 4 साल की नहीं है जिसमें बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है। गोल सेटिंग की नहीं होती, तो इसी वजह से हम जो चीज़ हमें सूट करे, ना करे, पसंद आए, ना पसंद आए, हुँ, हम हुँ, उसमें फ्लक्चुएट होते हैं। पाकिस्तान में ना इस वक़्त करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हुँ, हालाँकि जब बच्चे आपके स्कूल्स और कॉलेजेस से बाहर आते हैं ना, तो आपको ग्लोबल लेवल पे करियर काउंसलिंग जो है वो फैसिलिटी काम करती है। हुँ। बिस्मिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी, ज़िंदगी रीसेट एंड रीबिल्ट। हमारे साथ फसीहा मौजूद हैं। हमारी एपिसोड्स चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेजुअली हम लोगों ने हर एज को कवर करते-करते आप जानते हैं कि अब हम एज पे आ रहे हैं, वो है 19 टू 21। प्रोबेबली आप हैरान हो रहे होंगे कि 19 टू 21 ये 2-3 साल को हम सिर्फ अलहदा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम 19 ऑनवर्ड्स या 20 ऑनवर्ड्स से 28, 30 तक क्यों नहीं कर रहे? तो इस सवाल का जवाब हम सबसे पहले फसीहा से लेते हैं कि व्हाई ओनली 19 टू 21 दीज़ 3 इयर्स टू बी डिस्कस्ड? अस्सलाम वालेकुम फसीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर फसीहा, आपका हमें जॉइन करने का और हमेशा हमारे साथ आने का और रहने का। फसीहा, ये जो सवाल आपने मेरा सुन लिया है, मुझे इसका जवाब दीजिए ताकि सबको पता चले कि व्हाई ओनली दीज़ 3 इयर्स? अच्छा, 19 से 21 दे आर द इयर्स ऑफ सोशलाइज़ेशन। और ये वो एज है जो मॉडलिंग से बाहर निकल के हम अपनी सोशलाइजेशन के ऊपर जो है वो फोकस करना शुरू कर देते हैं। बच्चे सोशली एक न्यू रियल्म में आना शुरू हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल लाइफ जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। सो 19 से 21 इज़ अ क्रूशियल एज इन टर्म्स ऑफ सो मैनी थिंग्स, क्योंकि यहाँ वो चीज़ है कि विद इन 21 आप लोग अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, अपनी डिग्रीज़ हर चीज़ को खैराबाद करके एक प्रैक्टिकल लाइफ में उसके बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। आप क्या ख्याल है कि ये एज की जो सेग्रीगेशन है, ये साइंटिफिकली डन है या हमने खुद इसको किया है अभी? नहीं, नहीं, 19 टू 21 इज़ द एज ऑफ सोशलाइज़ेशन। हम हुँ, इसको न्यूरोसाइंस इट में हैज़ बीन डन स्पेसिफिकली बाय द या साइंटिस्ट टू। ओके। यस। ठीक हो गया। तो ये बात तो आपने कर ली फसिया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये वो वाली एज है कि जिसमें बच्चे कॉलेजेस से निकल आए, ठीक है? इसके बाद ये बच्चे इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने वाले हैं, कुछ जा चुके हैं और एक ऐसी चैलेंजिंग एज है कि जो कि डिफरेंट तरह के जो बच्चे हैं, उनको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कोई अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अगर एडमिशन गवर्नमेंट के आसान नहीं है, नहीं मिल रहा। दूसरी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसके अलहदा चैलेंजेस, किसी को अपना अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करना है, उसके अलहदा चैलेंजेस। तो सबसे पहले कुछ नंबर ऑफ़ द चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस-किस तरह के चैलेंजेस बच्चे फ़ेस करते हैं। इस टाइम पे आके उनको किस तरह काम रहना चाहिए और किस तरह उनको अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए कि कोई राइट डिसीज़न ले सकें। ठीक है। देखें, ये जो एज ग्रुप है ना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील करते हैं, क्योंकि इसमें चूज़ ऑफ करियर भी आ जाता है, गोल्स क्या बनाने हैं, फैमिली सिस्टम में एक डिफरेंट तरह की नौइयत होती है। अगर हम ओवरऑल पहले देखें ना कि फैमिली कल्चर इन बच्चों को कितना प्रिविलेज करता है, तो ये सबसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं व्हेन इट कम्स टू लव, अफेक्शन, डिस्कशन, कम्युनिकेशन एंड केयर। क्योंकि हमें लगता है अब ये बड़े हो चुके हैं, अब तो इनको ज़रूरत नहीं है। तो पहली स्ट्रगल तो घर से शुरू हो जाती है। इस एज ग्रुप के साथ एक और हमारा जो एक बड़ा ही एक ऑड बिहेवियर है पेरेंट्स का, वो ये कि इस एज ग्रुप को पेरेंट्स एज़ ए कम्पेटिटर लेना शुरू कर देते हैं। वो जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और उनकी केयर और एडवाइस और सुपरविज़न की ज़रूरत होती है ना, वो हम बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है अब ये 19 साल के तो हो गए हैं, अब इनको क्या ज़रूरत है। हुँ, हुँ। हालाँकि दिस इज़ द एज ग्रुप जहाँ पे पेरेंटिंग में से एडवाइज़री रोल के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। हुँ, हुँ। आप बिल्कुल 1 टू 1 डीलिंग नहीं करते बच्चों से कि इस तरह करो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करता। आपकी सेटलमेंट हो जाती है एक एडवाइज़री रोल के ऊपर। आप बच्चों को एडवाइस करते हैं।
ताकि बच्चे आपसे कम्युनिकेट करें। ये तो वो सोशल स्ट्रगल में सबसे पहले आने वाली चीज़ है ना, जो हम बच्चों को देते हैं, मतलब रोल ऑफ फैमिली और सिबलिंग्स। और उसके साथ-साथ दूसरी चीज़ ये कि हमारे जब ये बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, तो हमें गाइडेंस तो है नहीं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम कि वो देखते हैं, अच्छा हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। हुँ, तो इस फील्ड में आके, इस जगह पर आके सबसे पहली चीज़ जो फीलिंग लॉस्ट है ना, वो इसी वजह से होती है कि हमें डायरेक्शन नहीं मिली होती कि हम हुँ, करना क्या चाहते हैं। हुँ, हुँ, ख्वाब बहुत होते हैं, बहुत सारे बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, कुछ हुँ, एविएशन में जाना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन फिर आपको पता लगता है नहीं, ये तो लिस्टें लगनी हैं, नंबर हुँ, आने हैं, और बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं वो टूटते हैं। हुँ, बहुत सारे बच्चे कुछ बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पाते। हुँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं और वो गोल्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब कहीं पे एडमिशन नहीं होता तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। अल्लाह हू बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रीटेस्ट के लिए दोबारा से बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो एज है जिसमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इधर इसमें आके ना आपको चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। हुँ, वो चॉइसेस जो लॉन्ग रन में आपके साथ रहती हैं। सही सो बात है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे पेरेंट्स, फैमिलीज़, टीचर्स, मेंटोर्स बच्चों को स्पेसिफिक टाइम दें टू डिस्कस थिंग्स आउट कि वो किस-किस ऑप्शन को अपने दिमाग में रख सकते हैं। सही। तो फसिया इस दौरान ये भी तो एक प्रेशर आता है ना कि पेरेंट्स अक्सर ये नहीं देखते कि उनके बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं और उसका जो है ना वो किस चीज़ में कुछ प्रोफ़ेशंस को वो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा हाइली एप्रिशिएट किया जाता है। फिर यही सोच होती है कि उसका सो एंड सो बच्चा तो ये बन गया तो हमारा भी यही बनना चाहिए। तो आपको अब तो माशाल्लाह अब तो इतनी फ़ील्ड्स हैं कि अब आप नाम गिनवाना शुरू करें तो यू विल गेट टायर्ड एंड दीज़ विल नॉट गेट ओवर। मकसद ये है मेरा इस वक़्त बात करने का कि इस वक़्त बच्चे इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं। कहीं उनको लग रहा होता है कि शायद उनके डिसीज़न्स वो खुद भी कन्फ्यूज़्ड होते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर्स का इस वक़्त बजाय इस क्या ख़्याल है आपको कि उनको बस यही प्रेशर देना चाहिए कि नहीं, तुमने यही बनना है, चाहे तुम एमकैट में जो है ना एमडी-कैट का तो तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम चाहे उसमें जो है 4 दफ़ा 4 साल तुम क्यों ना लगाओ, तुम्हें लगाना है और तुम्हें उसी में एडमिशन लेना है। तो इस बारे में आप क्या एडवाइस करेंगी? बच्चों के साथ कैसे टैकल करें? कि क्या करें उनको प्रोफ़ेशन को चूज़ करने के लिए? व्हाट शुड दे डू एक्ज़ैक्टली? देखिए, पाकिस्तान में ना इस वक़्त करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हुँ, हालाँकि जब बच्चे आपके स्कूल्स और कॉलेजेस से बाहर आते हैं ना, तो आपको ग्लोबल लेवल पे करियर काउंसलिंग जो है वो फैसिलिटी काम करती है, हुँ, जिसमें बच्चे की स्ट्रेंथ्स देखी जाती हैं। मैं बच्चा तो नहीं कहूँगी, लड़के और लड़कियों की स्ट्रेंथ्स देखी जाती है। हुँ, ये देखा जाता है किस फ़ील्ड में उनकी जो है वो मुताबिकत जो है वो है, कौन से इंटरेस्ट जो हैं वो लोग आगे डेवलप करते हैं, किस फ़ील्ड में जो है वो कारआमद साबित हो सकते हैं, कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो अगर वो इस फ़ील्ड में जाते हैं तो वो उसको सर्व कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अभी ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगी है ही नहीं, लोग हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी तरफ हमारी नज़र और ध्यान नहीं जाता। हमें लगता है शायद दादा-अब्बा की ख़्वाहिश थी कि मेरे घर में सारे इंजीनियर पैदा होंगे, तो हुँ, अब सब इंजीनियर ही बनेंगे। जी, या अगर मामा-बाबा डॉक्टर्स हैं, तो भई बच्चे भी डॉक्टर्स ही बनने चाहिए। तो हुँ, ये एक हमने एक ज़ोर और ज़बरदस्ती लगाई हुई है अपने बच्चों के साथ कि तुमने सीए ही करना है, तुम हुँ, एसीसीए ही करोगे, तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। हालाँकि बच्चों के माइंड में जो इस एज ग्रुप से जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं ना लड़के और लड़कियाँ, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, जैसे पहले भी हमने कहा। तो अब आपके पास ये नहीं है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे डिप्लोमाज़, बहुत सारी डिग्रीज़, बहुत कुछ जो है वो अनाउंस हो चुका है। अपने बच्चों को प्रेशर देने के बजाय अगर हम ये देखें ना कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं, हुँ, तो वो उनको आगे की लाइफ़ में ज़रूर हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ 4 साल की नहीं है जिसमें बच्चे ने ग्रेजुएशन करनी है। ज़िंदगी उसके बाद भी है, बिल्कुल, उसके लॉन्ग रन में है, उसके हुँ, शौक, उसकी ख़्वाहिश। इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है, मतलब जिस सब्जेक्ट में मैंने या आपने ग्रेजुएशन की होगी, हम उस फ़ील्ड में जॉब नहीं करते। एंड नॉट जस्ट मी एंड यू, अगर हमें जितने लोग सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ को खुद एनालाइज़ कर सकते हैं कि मेरे जानने वालों में, मेरे घर के अंदर फैमिली में किस-किस ने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की थी एंड राइट नाउ हुँ, वो हुँ, किस जॉब में, किस ऑफ़िस में, किस तरह की जॉब को सर्व कर रहे हैं। सो हुँ, देयर इज़ अ ह्यूज गैप। या देयर इज़ अ ह्यूज गैप। तो हुँ, इसके लिए पेरेंट्स का समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितने बच्चे इमैच्योर देखते हैं हुँ, लड़के-लड़कियाँ, हुँ, वो सारी इमैच्योरिटी पेरेंट्स से ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। हुँ, कि जिस तरह पेरेंट्स छोटी-छोटी बात के ऊपर पैनिक हो जाते हैं, तो इस एज ग्रुप के लड़के और लड़कियाँ भी छोटी-छोटी बातों पे पैनिक करना शुरू कर देते हैं। हुँ।
तो एक तो उनकी एज है, लेकिन दूसरी एक चीज उनकी वो तरबियत भी है जो वो लेकर आ रहे होते हैं। सही। सो दे नीड द वेरी क्लियर माइंड कि मुझे करना क्या है और हमें किस तरीके से आगे अपने बच्चों को जो है सपोर्ट करना है। तो फिर फसिया, अगर तो ये सिचुएशन अगर हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो अक्सर हम ये भी तो यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि बच्चा एक कुछ-कुछ महीनों बाद कभी कोई कोर्स चेंज किया जा रहा है, कभी कोई कोर्स बदला जा रहा है और मतलब ये फिर ट्रेंड क्यों होता है इनका? क्योंकि देखिए हम गोल नहीं बनाते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमें सब पसंद नापसंद क्या आ रहा है। हमारी मेजरमेंट्स बहुत छोटी होती हैं, हमें लॉन्ग रन में देखना सिखाया ही नहीं होता, बहुत टेम्परेरी हम चीज़ों को देखते हैं। तो हमें एक बड़े मकसद के लिए तैयार होना है, हमें ये देखना है कि हमें सूट क्या करता है और हमें मेजर गोल डिसाइड करना है अपने लिए। अब गोल सेटिंग की नहीं होती, तो इसी वजह से हम जो चीज़ हमें सूट करे ना करे, पसंद आए ना पसंद आए, हम उसमें फ्लक्चुएट होते हैं। सही। फ्रेंड्स चले गए, ट्रेंड बन गया, किसी को भी देख लिया तो उसके साथ जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैच नहीं किया, फिर छोड़ दिया। हमारे यहाँ मुश्किलों से भागा भी जाता है। इसीलिए हमें ये सिखाया नहीं जाता कि बेटा जब आप कोई काम करते हैं ना तो मुश्किल आती है। सही। जिंदगी पूरी की पूरी ऐसे ही है, बिल्कुल। जिंदगी में सारा मोमेंटम एक जैसा नहीं रहता। ऐसा जैसा हमारे बड़े कहते थे ना कि मीठा मीठा वाह वाह और कड़वा कड़वा थू थू, कि जो अच्छा है वो ले लेते थे और जो तकलीफ दे उसको छोड़ देते थे। तो असल लाइफ में तैयार होने का मकसद ये होता है कि जिंदगी में ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में आपको कोई किसी इंसान से डील करना मुश्किल लग रहा है, डील विद देम। आपको किसी से बात करना मुश्किल लग रहा है, लेट देम टॉक। आपसे मिला जुला नहीं जा रहा, लेट योर चाइल्ड हैंडल एंड फेस दैट सिचुएशन। यही नेचुरल लाइफ साइकिल है जो कि इंसान को रेडी करता है कि वो खुशी में भी और गम में भी, मुश्किल में भी आसानी में भी अपने मेजर गोल पे नजर रखता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। ये बात है। तो एक और अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये वो एज देखिए शुरू हो जाती है जो कि बच्चों के लिए एक नई दुनिया में वो दाखिल हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? इसके बाद अभी उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन को परस्यू करना है। अब वहाँ पर उनको तरह-तरह के हर तरह के बच्चे भी मिलते हैं, जो कि सभी की माइंडसेट इस वक़्त जो है ना वो एक मैं कह रही हूँ ग्रो कर रहा है और वो एक बड़ी एक एंथुसियाज़्म के साथ, बड़े पैशन के साथ, तो इसमें कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो क्या ये कंपैरिज़न बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? अगर है तो किस तरह का कंपैरिज़न उन्हें रखना चाहिए अपने ज़हनों में? किससे अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल देखें, कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रैटिट्यूड को तो स्टील कर लेता है। जब भी आप कंपेयर करते हैं आप शुक्रगुजार नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात की आपने, है ना? कितनी ज़बरदस्त एक बात है, शुक्रगुज़ारी ख़त्म हो जाए अगर। बिल्कुल जी। आपकी शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है जब आप कंपेयर करते हैं और आपके अंदर एक लैक ऑफ क्लैरिटी आ जाती है। आप सही से देख नहीं सकते कि आपको कौन सी नेमतें मिली हैं। तो अगर आप शुक्रगुजार नहीं होंगे आपकी नेमतों पे नज़र नहीं जाएगी। जब हम स्कूल से निकल के कॉलेजेस में जाते हैं या कॉलेजेस से निकल के यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या स्कूल के बाद बहुत सारे बच्चे जॉब्स शुरू कर देते हैं, वो अपने इर्द गिर्द एक दुनिया, एक कहते हैं ना आबाद दुनिया देखते हैं और हर इंसान जो होता है वो मुख्तलिफ पेस के ऊपर होता है। हमें क्या नज़र आता है कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, उसके पीछे मौजूद स्ट्रगल्स हमें नज़र नहीं आती। और मैं एक बात हमेशा करती हूँ कि अगर आप किसी बच्चे के पास बहुत आला चीज़ें देखते हैं ना और आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो यू आर नॉट इन अ कंपटीशन ऑफ दैट चाइल्ड, यू आर इन अ कंपटीशन ऑफ देयर फादर्स। बिल्कुल। आप उस वक्त की मेहनत कर रहे हैं। सो हमेशा अपने आप को समझें कि आई एम नॉट जस्ट मैं सिर्फ एक आम बीइंग नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ। नो, यू आर लीविंग ए लेगेसी, यू आर बिल्डिंग ए लेगेसी। आप अपनी स्टोरी लिख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। तो इसीलिए किसी के प्रेशर में आना, लोगों को देखना, इट विल नॉट हेल्प यू। आपको जो चीज हेल्प करेगी ना वो खुद को देखना, खुद को बेहतर बनाना और अपने लिए आगे अपने लिए स्टेप्स लेना है। बिल्कुल। तो कंपेयर करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके अगर एक रूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं एंड एवरीबॉडी हैव देयर ओन पेस, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पेस। तो आप अपनी पेस बनाओ, आप उनके पेरेंट्स का माल व मता नहीं देखो, आप अपना बनाओ एंड दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह। और ये वो एज नहीं है जिसमें बच्चे लाचार होते हैं या बड़े बेचारे होते हैं। इफ दे आर विलिंग टू डू सो, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे फ्री लॉन्सिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी एज ग्रुप में जॉब करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग 18 ईयर ओल्ड में की थी। So that was a huge thing for me. अब इस point in time पे मैं कह सकती हूँ कि when I was 18, I was able to start earning by staying at home. So this what if I can do so, तो I think कि
और ये बात तो काफी पुरानी हो गई, आजकल के दौर की तो बात भी सही नहीं है, बात है, बिल्कुल। 10 साल 20 साल पीछे चले जाए। तो दिस इज हाउ youth can do a lot of things if they start trusting on themselves. Very good. The very first thing that they have to do is gratitude साथ रखें, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर एतमाद रखें, और जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं ना, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दरअसल आप उनके फोर फादर्स, उनके वालिदैन से कंपेयर कर रहे हैं, और उनके साथ कोई फायदा नहीं है। ये उनकी अपनी अचीवमेंट्स नहीं है जिनको देख के आप आइडियलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने की, जबरदस्त बात फसीहा। इसमें अब हम इंशाल्लाह ताला हम अगले पॉइंट पर आते हैं। ये वो एक दुनिया होती है, दुनिया एक रंग बिरंगी दुनिया में बच्चे आ जाते हैं इसके अंदर, चाहे आप वो देख लें यूनिवर्सिटीज़ में हैं या बाहर उनका सर्कल है। लेकिन अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, मतलब अमंग मैनी दे फील लोनली, उनके अंदर एक एम्प्टीनेस और एक लोनलीनेस होती है। इसकी क्या वजह होती है? देखिए, हमने कनेक्शन तो बनाए होते हैं ऑनलाइन, फ्रेंड्स में सलाम दुआ रखी होती है, दोस्तियां की होती हैं, लेकिन हमारा दिली कनेक्शन नहीं होता, हमारी आपस की दोस्तियों में मीनिंगफुलनेस नहीं होता, हमारे रिश्ते आपस में बामायनी नहीं होते, वो रोज की चिट चैट होती है। हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है ना कि हम लोग घर के अंदर और घर के बाहर दो मुख्तलिफ पर्सनालिटीज होते हैं। घर के अंदर हम कहते हैं कि किसी भी तरीके से बात करो, शाउट करो, कैसे भी अल्फाज इस्तेमाल कर दो, कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी, कोई ख्याल नहीं करना, बस जो मुंह में आना है बोल देना है। आपस में एक बहुत फिल्थी और म्यूचुअल अब्यूजिव रिलेशनशिप्स घरों में होता है। लेकिन जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो हम एक बहुत पोलाइट, बहुत कर्टियस, हर बात पे सॉरी, हर बात पे थैंक यू, और किसी का पेन भी दिया हुआ है तो हम बरसों याद रखेंगे, अच्छा देखो उसने मुश्किल वक्त में मुझे पेन दे दिया था। घर में अपने बहन भाई आपको जो है हर वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, अम्मा आपको गर्म खाना ला के दे रही है, डजंट मैटर, नो ग्रेटिट्यूड, वो हम देखते ही नहीं है ना। तो अब हो ये रहा है कि हम टू डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ दुनिया में जी रहे हैं। अब जो बाहर के लोगों से हमारा ताल्लुक है ना, वो इसी तरह मीनिंगलेस है, क्योंकि ताल्लुक बनाने की जो असल कंडीशंस थी ना, कि रोज का रोज मिलना, अच्छे बुरे वक्त में साथ देना, सफर में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, थोड़े और ज्यादा पे एक साथ गुजारा करना, वो हमने उन लोगों के साथ नहीं किया है। वो एक टेम्परेरी रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं, इसीलिए हम लॉस्ट होते हैं। इसीलिए हमेशा टीचिंग्स में और लर्निंग्स में और डिस्कशन में क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अपने घर में अपनी फाउंडेशंस बिल्ड कर लें, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लें, क्योंकि अगर घर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो घर वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर घर वाले स्ट्रॉन्ग होंगे सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग बच्चे आएंगे। अगर घर ही वीक होगा, माहौल ही वीक होगा, तो फिर क्या बच्चे बाहर जाएंगे। और घर वालों में एक और चीज़ ये कि हमारे घरों की हायरार्की खराब है। घरों की हायरार्की क्या होती है? सबसे ऊपर क्या होता है? घर के अंदर बाप होता है। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी किस तरह से बिल्ड होती है कि जो खवातीन जो होती हैं वो आउट लाउड होती है, वो कहती नहीं हम हेड ऑफ द हाउस हैं, आदमी तो हमारे घर में बोलते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आदमी औरतों की सुनते हैं, उनकी प्रायोरिटी को आगे रखते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की बनाई हुई हायरार्की में आदमी हेड ऑफ द हाउस है, और उसके बाद माँ है, और माँ बच्चों को रेज कर रही है। जब 18-19 साल और 20 साल के लड़के और लड़कियों को पता लगता है ना कि ये हायरार्की ही डिस्टर्ब है, तो कभी वो एक तरफ को जाते हैं, कभी दूसरी तरफ को, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज भी शैटर रहती हैं। तो जब आप घर में ही मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे हैं, आपके घर की हायरार्की ही शैटर है, तो आप किस तरह से एक नॉर्मल बाहर के लोगों के साथ कनेक्शन रखेंगे? वो बहुत फेक होगा, वो बहुत टेम्परेरी होगा, और वो मीनिंगलेस होगा, और इसीलिए लोनलीनेस भी अंदर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे अंदर लोनलीनेस ना हो, भी होगी, बिल्कुल, वो उसमें क्लैरिटी नहीं है ना, तो आर्टिफिशियल चल रहा है। तो इसीलिए ना इस एज ग्रुप में हम लोग बेवकूफ बच्चे नहीं होते, लड़के लड़कियां होते, समझदार होते हैं। ये बहुत खूबसूरत एज जोन है। तो इस एज जोन में ना चीजों को उनकी जगहों पे रखना सीख लें। मेरा रोल क्या है, मैं खुद को कैसे देखूं, दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग। मेरे इर्द गिर्द मैंने किस तरीके से लोगों से डील करना है, उनकी अल्लाह ने प्लेसमेंट क्या रखी हुई है। ये चीज अगर आप लोग इस एज में देख लेंगे ना, आगे आपके लिए लाइफ गुजारना बड़ा आसान हो जाएगा। सही बात है। रिश्तों को पहचान लेंगे, हर रिश्ते का मुकाम देख लेंगे, अपना मुकाम देख लेंगे। बिल्कुल, और आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ जानने वाले आर टू डिफरेंट थिंग्स। दोस्त
थोड़े होते हैं, जानने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं. सही. And this is the world where not everybody is going to love you. 20% will love you, 20% will hate you, हाँ. and 20% will don't care about you. Yeah. And rest will be the family members. And जिनकी not अपनी worth होगी. trustworthy भी नहीं कि हर कोई आपके लिए कि आप जिसके ऊपर ट्रस्ट अपना डेवलप कर सके. बिल्कुल, वो बल्कि फराज का शेर है ना कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. हाँ, exactly. तो ये एक सच बात है. सही बात. ज़बरदस्त बात होगी. फसीहा, एक और चीज़ इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये वो एज होती है कि इसमें आपको रिजेक्शन का जो होता है ना, वो तो एक मैं कहती हूँ उनको सीधा जाके दिल पे लगती है. चाहे वो रिजेक्शन दूसरी वाली समझ लें, लेकिन हम यहाँ पे इसकी भी बात कर रहे हैं, कहीं घर की तरफ से कोई डिमांड्स हैं आपकी या कुछ भी हैं, घर से रिजेक्शन हो गई, आपने कहीं की जॉब का कोशिश की, वहाँ से कोई रिजेक्शन हो गई, किसी ने आपको ऊपर कोई मतलब कुछ कोई इतराज़ मतलब रिजेक्शन जो है ना जाके उनकी अना का मसला बन जाती है. ये क्या मसला है? अच्छा, रिजेक्शन के बारे में जो फैक्ट्स हैं ना, जो न्यूरोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, तो रिजेक्शन की जो पेन है ना, दैट इज टोटली इज इक्वल टू द फिजिकल पेन. अच्छा. इट्स नॉट लाइक द पेन ऑफ हार्ट के दिल को बुरा लग रहा है, हाँ, दुख हो रहा है, फीलिंग्स नहीं है सिर्फ. या इट्स लाइक द फिजिकल पेन. तो रिजेक्शन इज पेनफुल. हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये इतना मेच्योर हो गया, उसको तो नहीं होती है. हमारे यहाँ कहा जाता है नहीं आदमियों को तो दर्द नहीं होता, लड़कों को कहाँ पेन होती है. नहीं, लड़कों को भी फील होती है, लड़कियों को भी होती है, क्योंकि दिल एक ही है, जज्बात एक जैसे ही होते हैं, वो इंसान के साथ है ना. तो दुख होता है, रिजेक्शन पेनफुल होती है. और रिजेक्शन जो है ना वो सिर्फ लवर्स की नहीं होती है, वो फ्रेंड सर्कल में भी होती है, टीचर्स के थ्रू भी बच्चों में रिजेक्शन आती है, फिर अपने पेरेंट्स की तरफ से रिजेक्शन फेस करते हैं, फिर हमारे कुछ एल्डर्स होते हैं जो रिजेक्ट करते हैं. अच्छा, ये बच्चा तो तमीज से बात नहीं करता, सामने ना आया करो हमारे. या मदर्स कहती हैं कि तुम तो हो ही बदतमीज, तुम इतने बड़े हो गए और सामने मत आया करो, तुम्हें देख के गुस्सा आता है. एंड फादर्स, इतनी बड़ी बच्ची होगी, सामने ना आया करो मेरे, साइड पे होके रहो. सो दिस इज द वेरी क्रूशियल एज, और इसमें सबसे ज्यादा रिजेक्ट करते हैं हम लड़कों को और लड़कियों को. दादियाँ, नानियाँ, इवन दो आई नो फ्यू गर्ल्स, जो एक को तो बहुत क्लियरली आई नो कि उसको उसकी दादी फेस पे स्लैप करती थी कि तुम ऊपर मेरी आंखों में क्यों देखती हो. अल्लाह अकबर. और वो बचपन से इतना स्लैप किया गया कि जब वो बड़ी हुई और इस एज ग्रुप में आई 21-22 में, वो किसी फ्रेंड, टीचर, किसी को देखने की एबल नहीं थी, केपेबल ही नहीं थी, उसकी आंखें ही नहीं उठती थी. क्यों? क्योंकि बचपन से एक रिजेक्शन थी. और वो इतनी पेनफुल हो जाती है ना कि फिर हम देखते हैं कि हमारे 21-22 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनके स्टमक के स्वेयर इश्यूज हैं, बिल्कुल उनके लीवर के इश्यूज हैं. हाँ जी. तो लीवर इश्यूज, आपके स्टमक इश्यूज, खाना भी क्लीन है, तो फिर क्या हो रहा है? दिस इज स्ट्रेस, दिस इज रिजेक्शन, दिस इज द पेन, द फीलिंग ऑफ हर्ट जो उन बच्चों को बीमार कर रही है. सही बात है. और हमें लग रहा है कोई मसला ही नहीं है, अगर हम तो देखना ही नहीं चाहते ना, लेकिन आपको लग रहा है आप देखना नहीं चाहते, लेकिन वो इस एज ग्रुप में कि वो सब चीजें पहली दफा फेस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज देयर वेरी फर्स्ट लाइफ, दे नेवर लिव्ड इट बिफोर. एंड रिजेक्शन कैन बी फ्रॉम एनी साइड, आउटसाइड, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका घर, आपका फ्रेंड सर्कल. बड़ी एक वाकई और ये सोचने की बात है. और अगर कहीं ना कहीं कि अगर फिजिकली, जैसे हमने बताया कि अभी अगर कोई बच्चों को ये बीमार हैं, कोई तकलीफें हैं, तो इनके रीजंस और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें से एक ये भी है. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अभी आप एक और इसके बारे में हम लोग, क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं फसीहा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस एज में बच्चों की एक ये सिचुएशंस होती हैं कि उनका जो एक फ्रेंड सर्कल या उनका कोई ऐसा सर्कल बन जाए ना, जो कि उनके लिए आप समझ लें, चाहे वो नोन हैं, बस या फ्रेंड्स भी हैं, अब वो जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, कोई टॉक्सिक हैं, कोई मतलब कोई किसी भी तरह के हैं, बट दे जस्ट वांट टू स्टे विद देम, दे डोंट वांट टू लीव देम. उनके साथ उनको छोड़ते नहीं हैं. ये क्या वजह होती है इसमें? देखिए, इस एज में ना लोगों को एसोसिएशन चाहिए होती है कि वो किसी के साथ एसोसिएट रहें, किसी को कह सकें कि ये मेरा है. उनको अपनाइयत का एहसास देने वाला और ऐसी चीज जिससे वो सिक्योरिटी फील करें ना, कि मैं कह सकूं कि ये मेरा ग्रुप है, ये मेरी चीज है. तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी चीज को अपना कहना, किसी चीज को ये कहना कि मेरा है. और इसी वजह से जितनी बैड कंपनीज का अफेक्ट होता है ना, वो 19 to 21 होता है. जो आप कह रही थी ना कि इस एज ग्रुप को हम अलग से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस सोशलाइजेशन के दौर में ना, ये जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम जो सोशलाइजेशन का है 19 to 21, इसमें हम शदीद एसोसिएशंस बिल्ड करते हैं.
हम दोस्तें बनाते हैं रिगार्डलेस कि वो सही एक्शंस हैं उनके या गलत एक्शंस हैं, हराम एक्शंस हैं या हलाल एक्शंस हैं, उनकी किस तरह की एडिक्शंस में वो पड़े हुए हैं, वी डोंट केयर। वो हमें बुली भी करते हैं ना, कुछ बच्चियां और बच्चे अपने ही फ्रेंड सर्कल में बुली होते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके साथ रहते हैं, बिकॉज दैट गिव देम द सेंस ऑफ बीइंग समवन इन द प्लेस जिसको वो अपना कह सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन से बच्चे ट्रैप में पड़ते हैं इन चीजों के, सबसे ज्यादा इस टॉक्सिक फ्रेंडशिप एंड टॉक्सिक पीयर प्रेशर में वो बच्चे ट्रैप होते हैं जिनकी घर की फाउंडेशंस वीक होती हैं, जिनके घरों में माँ बाप इत्तेफाक और मोहब्बत से नहीं रहते, जिनके घरों की हायरार्की सही नहीं होती, बाप को बाप का रोल नहीं दिया जाता, क्योंकि बाप की इज्जत ना बड़ी लाजमी है, बाप एक हेड ऑफ द हाउस है, ठीक है। अब बाप जो है, हमारे यहाँ बाप भी जो है वो आजकल बच्चे बने हुए हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता कि दे आर कव्वाम, वो लीडरशिप के रोल में है, वो उस रोल में है जहाँ पे उनको पूरी फैमिली लीड करनी है, उनको जान नहीं छुड़ानी कि अच्छा चलो ठीक है कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि शादीशुदा फैमिली में आदमी ने सारी जिम्मेदारी या तो अपने सालों पे डाली होती है, या अपने छोटे या बड़े बहन भाइयों पे डाली होती है, या बीवियों के हाथ में जिम्मेदारी दे दी जाती है। उससे होता है कि घर की पूरी हायरार्की डिस्टर्ब हो जाती है, और जब ये घर कमजोर होता है, इससे निकलने वाले लड़के और लड़कियां भी कमजोर होते हैं। तो इसीलिए इस एज ग्रुप को मेंटेन करने के लिए हमें तो पहले उनको भी इस चीज की रियलाइजेशन करवानी है कि यू मे नीड समवन टू कॉल योर्स, बट यू कैन बिल्ड समथिंग मोर बेटर एंड यू कैन कनेक्ट विद द राइट पीपल एज वेल। एंड इवन इफ अगर उन बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि ये इतनी स्टबर्न एज नहीं होती है, इस एज में अडेप्शन बड़ी जल्दी होती है। तो अगर आपके साथ के फ्रेंड्स में कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो सही नहीं है, तो जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड टॉक टू देम, ताकि वो भी अपनी इस्लाह कर सकें। एंड इफ इट डजंट वर्क, जस्ट लीव दैट कंपनी, डोंट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल टू। मींस अगर आप बुली हो रहे हैं या आप देख रहे हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, वही बात हम कर रहे हैं कि अब आप छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे, इस पे आपको अच्छे और बुरे की पहचान है। अगर आपको लगता है आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको यूटिलाइज किया जा रहा है, या आपको हर्ट किया जा रहा है, तो उस वक्त आपको किसी एक एसोसिएशन के साथ अपने आप को नाम देना कि मैं ये हूँ, इनके साथ हूँ, तो वो यही इस चीज का हल नहीं है। लुक फॉर समथिंग बेटर, इंशाल्लाह यू विल गेट इट, डेफिनेटली। बस ये वाली एज में तो इतनी बेहतरीन और मैं कहती हूँ कि अनलिमिटेड चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने माइंड और हार्ट को डिस्कस किया है। अभी हमारे 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे फसीहा, इंशाल्लाह इस एज के मतलब डिटेल में हम आगे 2 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। नाजरीन, ये चीज़ें कुछ हम लोग उनको बिल्कुल इतनी जल्दी वाइंड अप इसलिए भी नहीं कर रहे कि हम चाहते हैं कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इसके खुल जाएं। अगर माँ बाप के जहनों में कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो भी निकल जाएं। बच्चे जो अभी अपने परस्यू कर रहे हैं अपने करियर्स को, और जिन चैलेंजेस को वो फेस करेंगे, वो भी इस चीज़ को देखें और उनके लिए कोई बातें कोई हल का बायस बन सके। इंशाल्लाह अगले जो 2 कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारी बॉडी एंड सोल, 19 to 21 ईयर्स के बच्चों की जो चैलेंजेस, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, व्हाटसोएवर इज, इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद हब्लुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।